नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 7th की पुस्तक मल्हार में सम्मिलित एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है तीन बुद्धिमान, उसका सारांश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। ये जो कहानी है एक लोक कथा है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की सूझबूझ, तीक्ष्ण बुद्धि, पैनी दृष्टि और व्यवहारिक ज्ञान, यही सबसे जो अनमोल धन है। अगर व्यक्ति अपनी सूझबूझ और अपना व्यवहारिक ज्ञान परिस्थिति के अनुसार विवेक के साथ अगर काम करे तो कोई भी जो काम है वो कभी खराब ना हो और उसे हर कदम पे, हर मार्ग पे सफलता मिले। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं, सुनते हैं। आप सभी को सुनाती हूँ मैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बात है, एक गांव में एक आदमी रहता है। उसके 3 बेटे हैं। उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत तो नहीं, ना ही बहुत ज्यादा सोना चांदी है। वो अपने बच्चों से हमेशा ये कहता है कि देखो, दूसरों की तरह हम बहुत ज्यादा धन से अमीर तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें कहीं भी कभी भी किसी से किसी भी स्थिति में उन्नीस नहीं होने देगी। वो है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान। अगर ये तुम सही रखते हो तो तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी। जो तुम चाहोगे वो तुम उसे पा सकोगे। यही जो धन है वो तुम्हारा सबसे बड़ा धन होगा। जिंदगी के हर कदम पे ये तुम्हारा साथ निभाएगा, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो। हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता अगर बताएगा तो वो यही ज्ञान बताएगा। तो ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। पिता की इस सलाह को उन्होंने हमेशा सर आंखों पर रखा। एक दिन बहुत होता है कि पिताजी बीमार होते हैं और उनका फिर स्वर्गवास हो जाता है। बच्चे सोचते हैं अब तो पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं, अब हम क्या करें। वो सोचते हैं चलो हम तीनों मिलकर थोड़ा दुनिया भी देख लेते हैं, कैसी है दुनिया। घूमते हैं कुछ दिन, जरूरत पड़ी तो खेती का काम कर लेंगे, पशुपालन कर लेंगे, लेकिन भूखे तो नहीं मरेंगे, इतना तो हमें अपने पे यकीन है। फिर क्या था, वो निकल गए अपनी यात्रा पे। घूमते घूमते उन्हें 40 दिन हो गया। उनके पास जो भी खाने पीने की जो चीजें थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। उनके पैरों में भी छाले पड़ गए। ऐसे ही वो चल रहे थे, भूख प्यास लगी हुई थी। कुछ देर कहीं ठहरते फिर चल देते। रास्ता था जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही चलते चलते उन्हें कहीं दूर कुछ पेड़ और सुंदर सुंदर बने हुए घर दिखे। उन्होंने सोचा अच्छा, अब लगता है अपनी मंजिल आ गई, ये तो शहर आ गया है, यहाँ पर कुछ काम धंधे भी हमें मिल ही जाएंगे। तो बहुत खुश होकर आगे बढ़ने लगते हैं। जब उस शहर के निकट आते हैं तभी वो देखते हैं कि रेत पर कुछ निशान दिख रहा है। तो जो बड़ा भाई होता है सबसे बड़ा, वो बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ से अभी अभी कोई बड़ा ऊंट गुजरा है, क्योंकि इस मार्ग पे उसके पैरों के निशान मुझे दिख रहा है। दोनों भाई हामी में सिर हिलाते हैं। उसके बाद कुछ दूर चलते हैं, आगे और बढ़ते हैं। उनका जो बीच वाला भाई होता है उनमें से, तो वो बोलता है कि भैया और छोटे, मुझे लगता है कि जो ऊंट है उसे एक ही आंख से दिखाई देता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक साइड के ही सारे पत्ते और घास जो भी ये खा रखे हैं, दूसरे साइड के वैसे हैं। सब फिर हामी भरते हैं कि हाँ सही बोल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा भाई बोलता है कि ऊंट एक आंख से तो अंधा था ही, साथ में उसके साथ या उस पे सवार एक स्त्री और एक बच्चा भी रहा होगा। तीनों फिर से हामी भरते हैं।
फिर थोड़ा ही दूर निकलते हैं, तब तक उनकी नजर एक घुड़सवार व्यक्ति पे पड़ती है। वो व्यक्ति इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। भाइयों ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर ये ऊँट को ही ढूंढ रहा होगा। जाते हैं, पूछते हैं कि क्या आपका कुछ खो गया है क्या? वो इन्हें देखता है, हामी में सर हिलाता है, हाँ खो गया है। उसके बाद ये तुरंत बोलते हैं, क्या वो ऊँट था क्या? और क्या वो एक आंख से नहीं देख पाता था? और क्या उस पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था? आदमी कुछ देर शांत होकर इन्हें पूरी शंका की दृष्टि से देखने लगता है। वो सोचता है, मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं बताया, फिर इन्हें कैसे इतना सारा कुछ पता? घुड़सवार बोलता है, मेरा ऊँट तुमने ही चुराया है, चुपचाप मेरा ऊँट वापस कर दो। तीनों भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हमने तुम्हारा ऊँट नहीं चुराया। घुड़सवार बोलते, अच्छा, अगर चुराया नहीं तो इतना कैसे तुम्हें पता? मैंने तो कुछ नहीं तुम्हें बताया। तीनों भाई कहते हैं कि ये हमारी पैनी दृष्टि और अनुभव और ज्ञान की वजह से हुआ। जो हमने देखा उसके अनुसार हमने अनुमान लगा लिया था, उसके बाद तुम्हें हमने बता दिया। और अगर तुम्हें अपना ऊँट चाहिए तो इस रास्ते चले जाओ, तुम्हारा ऊँट इस रास्ते गया है। कोई एक रास्ता दिखाते वो बोलते हैं। लेकिन आदमी कहाँ मानने वाला था। घुड़सवार आदमी ने बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। वो तलवार निकालता है, तलवार दिखाता है और इन्हें कहता है, मेरे साथ ही तुम्हें चलना पड़ेगा और मेरा ऊँट तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा। चलो, ये फैसला जो है अब राजा करेगा। अपने नगर की तरफ ले जाता है, तीनों भाइयों को दरबार में उपस्थित करता है। राजा इनसे बोलते हैं, क्यों भाई, क्यों चुराया इनका ऊँट? और ये अब तो कह रहा है शायद तुमने उसके बीबी बच्चों को भी मार डाला। तीनों भाई फिर बोलते हैं, नहीं महाराज, ये गलत आरोप मेरे ऊपर लग रहा है। मैंने क्या, या मेरे दोनों भाइयों ने, तीनों ने, हम लोगों ने किसी ने भी ऊँट को नहीं चुराया। क्या, अच्छा, ऊँट को नहीं चुराया तो कैसे तुम्हें पता चल गया था कि ऊँट एक आंख से अंधा है? उसके ऊपर एक स्त्री और एक बच्चा सवार था। वो फिर से वही बात बोलते हैं कि हमने भी तीक्ष्ण बुद्धि, ज्ञान और आसपास की जो चीजें हैं उसको देखकर हमने पता लगा लिया था। राजा और सभा में जितने उपस्थित लोग थे सारे हंसते हैं, बोलते हैं कि झूठ भी बोलने की हद होती है, कोई ऐसे भला कैसे बता सकता है? उनकी बातों पर वहां पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति थे, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। राजा बोलता है कि तुम मान लो अपनी गलती कि तुमने ही चोरी की है। ये वाद विवाद बढ़ता ही रहा, लेकिन जो ये तीनों भाई थे, झूठ मूठ की बातों को वो नहीं माने, ना अपने ऊपर लगे आरोप को वो सच मतलब कबूला उन्होंने। फिर राजा बोलता है, ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे यहाँ एक परीक्षा ले लेते हैं हम। अगर उस परीक्षा में फेल हुए तुम, तब तुम मानो चाहे ना मानो, तुमने ही ऊँट चुरा रखा है। तीनों भाई तैयार हो जाते हैं। राजा मंत्री को बुलाते हैं, उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। मंत्री जाता है, दो सैनिकों को जो भी आदेश देता है वो दोनों सैनिक भी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही जो राजमहल होता है उसके गेट पे एक बड़ा सा संदूक लेकर वो दोनों जो सिपाही थे वापस आते हैं। राजा फिर उस संदूक या बक्सा जिसे कह सकते हैं उसे अंदर लाने को बोलता है। वो बक्सा अंदर लाया जाता है और ये तीनों के सामने उसे रख दिया जाता है। राजा बोलता है, अब ये बताओ अपनी सूझबूझ और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर इस संदूक में क्या है? वो तीनों भाई कुछ देर निरीक्षण करते हैं, फिर बोलता है सबसे बड़ा वाला भाई कि राजा, इसमें कोई गोल वस्तु है। दूसरा भाई बोलता है, और जो वो गोल वस्तु है वो कैसी है? वो अभी कच्ची है। तीसरा भाई बोलता है, और वो गोल वस्तु कुछ और नहीं,
वो अनार है। बस संदूक खोला जाता है और देखा जाता है कि अरे ये तो सच में अनार है। सभा के सारे लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं। राजा खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा फिर अपने आप को रोक नहीं पाता, पूछते तुम तीनों को कैसे पता चला कि इसमें अनार है? कैसे अंदाजा लगाया तुम तीनों ने? तो बताते हैं कि महाराज जब हमें यहाँ लाया जा रहा था तो हमने देखा यहाँ बहुत आपका बड़ा अनार का बगीचा है और बगीचे में अनार भी लगे हुए हैं और वो जो अनार है वो कच्चे भी हैं। जब दोनों सिपाही यहाँ से गए तो बगीचे की तरफ गए तो हमने अंदाजा लगा लिया कि जो जैसे बक्सा रखा गया था उसमें से कुछ लुढ़कने की आवाज आई। तो इन सारी बातों को हमने जोड़कर हम लोगों ने पता लगा लिया था कि ये हो ना हो ये अनार है। राजा उनकी बुद्धि, उनकी समझदारी, उनकी सूझबूझ एकदम कायल हो जाता है और उन्हें पूरा सम्मानित करता है, खूब सारा खाना पीना खिलाता है और उन्हें अपने राज दरबार में ही रख लेता है और उनके ऊपर से आरोप भी हटा देता है। तो इस प्रकार वो जो तीनों भाई हैं अपने पर लगाए हुए झूठे आरोप से बरी तो होते ही हैं, साथ में उन्हें राज दरबार में सम्मानित एक तरह से पद भी प्राप्त हो जाता है, जिसे कि आज के बोलचाल में भाषा में बोलूं तो नौकरी भी मिल जाती है। तो इनकी सूझबूझ ही इन्हें इस पद का हकदार बनाती है और सच में विवेक, बुद्धि, व्यवहारिक ज्ञान, सूझबूझ ही हमारा सच्चा धन है, जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं और हर मुश्किलों से बाहर निकालने की क्षमता इनमें होती है। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।